नमस्कार। नमस्कार। रंजना जी आदेश करें तो शुरू करूं? नमस्कार रेशम मदान जी, अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार। कुसुम शर्मा दी नमस्कार। शुक्रिया स्वागत का। कार्यक्रम शुरू किया जाए अर्चना जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, शुभ संध्या, अ वेरी 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 गुड इवनिंग। माँ कामाख्या की ममता, ब्रह्मपुत्र का विशाल हृदय और प्रकृति की अनुपम छटा अपने में समेटे असम की मुख्य नगरी गुवाहाटी से मैं मधु महेश्वरी, अध्यक्षा हिंद देश परिवार गुवाहाटी, आप सभी गुणी जनों और विद्वत जनों का नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज मेहमान भी मैं हूँ और मेजबान भी मैं। अहो भाग्य मेरे कि मुझे असम जैसे सुसमृद्ध राज्य और यहाँ के गौरव डॉक्टर भूपेन हजारिका के बारे में बोलने का सुयोग मिला है। इसके लिए मैं हिंद देश परिवार छत्तीसगढ़ का और विशेष तौर पर इस आमंत्रण हेतु रंजना जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारी अर्चना दीदी तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। उन्होंने इतनी सारी शाखाएं खोलकर इतने लोगों को एनकरेज करने का काम किया है। इस कार्यक्रम का नाम श्रोत्र रसायन कर्णामृत, बड़ा लिटरेरी नाम है और बड़ा अट्रैक्टिव सा भी है, श्रोत्र रसायन कर्णामृत। और मुझे खुशी है कि मैं इस खूबसूरत कार्यक्रम का हिस्सा हूँ। आज 17वां दिन है और अभी तक जो भी कार्यक्रम, जो भी दिग्गज लोग इस पटल पर आए हैं इस प्रकल्प के अंतर्गत, सब ने एक से एक बेहतर प्रस्तुति दी है। अनुजा दुबे जी
नमस्कार। रंजना जी, नमस्कार। डॉक्टर भूपेन हजारिका, जिन्हें प्यार से लोग भूपेन दा कहते हैं, उन्हें असम की सूधी जनता ने बहुत खूबसूरत उपाधि से नवाजा है, सुधा कंठ, यानी अमृत सी मीठी वाणी। वाकई जादुई मिठास है उनके आवाज में, और एक मास अपील होती है उनके हर एक गीत में, एक सार्थक संदेश होता है उनके हर एक गीत में। भूपेन दा के जीवन और कृतित्व से जुड़ी बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगी, लेकिन पहले असम के इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। असम यानी ऐसा राज्य जिसकी पौराणिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर दृष्टि से अपनी विशेषताएं हैं, और नेचुरल ब्यूटी तो यहाँ कूट कूट कर भरी है। गांधी जी ने अपने असम प्रवास के दौरान जो कहा था वो मैं एज इट इज आपको सुनाती हूँ। I am deeply in love with this beautiful place and the people. I would love to come again, visit more places and meet more people, but I have no strength to travel as I did previously. ये बात है 1946 की, और वाकई वो यहाँ दोबारा नहीं आ पाए। उनके असैसिनेशन के बाद 12 फरवरी 1948 को उनकी अस्थियां यहाँ भी लाई गईं और उन्हें ब्रह्मपुत्र में विसर्जित किया गया। इस मौके पर भूपेन दा ने एक गीत भी रचा था जिसे उनकी बहन ने गाया था। बता दें कि आधुनिक असम को असम राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। प्राचीन साहित्य में रितु गुप्ता जी, नमस्कार रितु मैम। प्राचीन साहित्य में असम का जिक्र प्राग ज्योतिषपुर के नाम से आता है, यानी द सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट्स। 1972 से पूर्व इसकी राजधानी शिलोंग थी, 1972 के बाद से दिसपुर। असम के शहर गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर अवस्थित है मां कामाख्या शक्तिपीठ, जो देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। और अब जानते हैं इस मंदिर के पीछे छिपी पौराणिक मान्यता को। जब देवी सती ने योग शक्ति से अपनी देह त्याग दी और शिव उस देह को लेकर बद्धवास से घूमने लगे, तो भगवान विष्णु अपने चक्र से सती की देह काटने लगे। जहां जहां उनके शरीर का हिस्सा गिरा वहां शक्तिपीठ बनते गए। नीलाचल पहाड़ी पर सती की योनि गिर गई, जिसने तुरंत ही एक देह का रूप धारण कर लिया, जिन्हें मां कामाख्या का नाम दिया गया। माना जाता है कि असम में पहली बार आने से मां का दर्शन करके ही जाना चाहिए। मां कामाख्या के मंदिर की कहानी भी कम लक्ष्य नहीं है। रंजना जी, वाह, हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। हाँ, तो अब जानते हैं मां कामाख्या के मंदिर के पीछे छुपी पौराणिक मान्यता। हुआ यूं कि दैत्यराज नरकासुर का दिल माँ के ऊपर आ गया और उन्होंने माँ से शादी करनी चाहिए। उन्होंने माँ के सामने जब शादी का प्रस्ताव रखा तो माँ कामाख्या ने एक शर्त रखी कि अगर वो एक रात में कामाख्या मंदिर और उसके पास एक विश्राम स्थली बनवा देगा तो वो उससे शादी कर लेंगी। तो नरकासुर ने शर्त के हिसाब से मंदिर बनवा भी लिया, बस थोड़ा सा ही बाकी था कि मायावी मुर्गे ने बांध दे दी। नरकासुर शर्त हार गया, लेकिन मंदिर बन गया। मगर जो वर्तमान मंदिर है उसे आहोम राजाओं ने बनवाया। आहोम राजा लगभग 800 वर्ष पूर्व थाईलैंड से यहाँ आए और उन्होंने पूरे 600 वर्षों तक यहाँ राज किया। उन्होंने मुगलों को यहाँ पैर नहीं पसारने दिए। हालांकि आहोम राजाओं से पहले भी यहाँ पर मिसिंग, कछारी, राभा जैसी जनजातियाँ थी, मगर लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज आहोम राजाओं का ही है, जो कि सुसंपन्न भी थे, नेतृत्व कुशल भी थे। उन्होंने कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और उस समय असम में कोई ब्राह्मण नहीं हुआ करता था। इसीलिए आहोम राजाओं ने कन्नौज से अपने मंदिर में पूजा के लिए ब्राह्मण बुलवाए। इनकी दी गई उपाधियां आज सरनेम बन गई है। जैसे जो 100 सैनिकों का नेतृत्व करता था उसे इन्होंने
सैकिया कहा। जो 1000 सैनिकों का नेतृत्व करने वाला था उसे हजारिका कहा। हमारे जो भूपेन हजारिका साहब है उनको भी, मतलब उनके पूर्वजों को भी इस तरह ये उपाधि मिली हुई है, और धीरे धीरे इन्हीं उपाधियों को उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सरनेम की तरह इस्तेमाल करने लगी। अहोम से ही कालांतर में अहोम बना और बाद में इसे असम कहा जाने लगा जब ब्रिटिशर्स आए तो। हालांकि असम में आज भी इसे अहोम ही कहा जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कामाख्या धाम की। यहाँ प्रत्येक वर्ष जून में विश्व में अपनी तरह का एकलौता अम्बुवसी मेला लगता है, जिसे देखने दुनिया भर से साधक, तांत्रिक, योगी, अघोरी और भक्त एकत्रित होते हैं। मान्यता है कि इन दिनों माँ रजस्वला होती है। 3 दिनों के लिए यहाँ कामाख्या मंदिर सहित असम के हर मंदिर के पट बंद रहते हैं। यहाँ तक कि अपने अपने घरों के मंदिरों में भी इन दिनों लोग मंदिर नहीं छूते। ऐसा माना जाता है कि 3 दिन के लिए पूरे असम में छुआ लग गया है। 3 दिनों तक, यानी जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में योनि तीर्थ से जल प्रवाह के साथ रक्त प्रवाहित होता रहता है। ये कलिकाल में अद्भुत विलक्षण नजारा है। शायद इसीलिए असम में कन्या और मातृशक्ति का दर्जा बहुत ऊपर और बहुत सम्माननीय है। जी हाँ, रंजना जी लिखती है, असम घुमा दिया आपने मुझे जरे, असल में आइए, बहुत खूबसूरत है असम। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि उत्तर गुवाहाटी जो है, ब्रह्मपुत्र के उस पार की जो एरिया उसे कहते हैं उत्तर गुवाहाटी। उत्तर गुवाहाटी में अश्वक्लांत नामक धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने घोड़े से द्वारका से तेजपुर जाते वक्त यहाँ विश्राम करने के लिए रुके थे। कृष्ण के घोड़ों के खुरों के निशान आज भी यहाँ की पहाड़ियों पर स्पष्ट देखे जा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र के बीच उमानंद मंदिर श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। मंगोली, द्रविड़, आर्य, ऑस्ट्रियाई, थाई यानी अनेकों जातियों और मिसिंग, दैमारी, कोच राजवंशी, कछारी, राभा, देवरी जैसी अनेक जनजातियों ने मिलकर असम की इंद्रधनुषी संस्कृति का निर्माण किया है। मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटीज यहाँ बड़े प्यार, सौहार्द और तालमेल के साथ रहती है। इसीलिए असम को मिनी इंडिया या इंडिया इन मिनिएचर भी कहा जाता है। यहाँ का गौरव है ब्रह्मपुत्र नद। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र मेल है, ब्रह्मपुत्र नद। व्यापार और सांस्कृतिक जो विरासत है उसके आदान प्रदान का ये बहुत बड़ा सेतु है। अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो अपने साथ चाय पत्ती लेकर आए थे। उन्होंने ही टी गार्डन्स लगाने शुरू किए और आज हालात ये है कि एरिया के हिसाब से चाय खेती करने वाला असम विश्व का पहला राज्य है। ज़्यादातर लोग चाय पत्ती के लिए असम को जानते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया असम में बहुत कुछ है। हर दृष्टि से असम एक बहुत ही सक्षम, सुसंस्कृत राज्य है। असम की एड़ी, मुगा, पाट, सिल्क विश्वविख्यात है। ऑयल ड्रिलिंग के लिए असम एशिया में नंबर 1 पर है। एक सींग वाला गेंडा अगर कहीं मिलता है, जी हाँ, 1 हॉर्न राइनो अगर कहीं मिल सकता है तो वो है असम। यहाँ के काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यानों को विश्व संस्कृति की धरोहर के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है। यहाँ परशुराम कुंड है तो वशिष्ठ आश्रम भी है। विश्व का एकमात्र विश्वकर्मा मंदिर हमारे गुवाहाटी में है जनाब। असम का जिला माजुली जो 880 स्क्वायर फीट में फैला है, एशिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। यहाँ के सत्र असमिया संस्कृति के संवाहक है। 1449 में यहाँ शंकर देव नाम के धर्मगुरु अवतरित हुए, जिन्होंने
टुकड़ों में बटे तत्कालीन असमिया समाज को नई दिशा, नया वैष्णव धर्म दिया। और ये जो धर्म था बहुत सीधा साधा था, वैदिक सम्मत तर्क, पूजा पाठ आदि से पूरी तरह मुक्त था। इसीलिए ये धर्म लोगों को बड़ा पसंद आया और तब से आज तक अनेकों लोग शंकरी पथी या असमिया अंदाज में कहें तो होंकोरी बन चुके हैं। ये लोग यज्ञ जब तक मूर्ति पूजा ना करके सिर्फ भगवत नाम, कीर्तन आदि किया करते हैं। यहाँ का मुख्य पर्व है बिहू, जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। अनुजादुबे, आपके रोचक प्रसंग सुनकर हृदय प्रफुल्लित हो गया मधु जी। हाँ, शुक्रिया मैम। हाँ, तो यहाँ का मुख्य पर्व है बिहू, जिसे वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। बोहाग बिहू, जिसे मनाया जाता है बैसाख में, और इस समय असम का नया वर्ष भी शुरू होता है। इसका नाम है रंगाली बिहू। इसके बाद आता है माघ बिहू, जो उस समय आता है जब हम संक्रांति मना रहे होते हैं, यानी जनवरी में, और इसका नाम है भोगाली बिहू। और तीसरा है कार्तिक माह में हमारी दिवाली के आसपास आने वाला बिहू, अक्टूबर, ये आता है अक्टूबर में, इसे बोलते हैं काती बिहू। इसमें खाना, नए कपड़े खरीदना आदि कुछ नहीं होता है, बल्कि जहाँ धान एकत्र करने के जो स्टोरेज होते हैं गाँव में, वहाँ पर और तुलसी के आगे दीपक प्रज्वलित किया जाता है। असमिया कल्चर आइकॉन ज्योति प्रसाद अग्रवाला की चर्चा बिना असम का इतिहास अधूरा है। उन्होंने असमिया जन संस्कृति को वो चेतना दी कि वो दौर असमिया जातीय इतिहास का स्वर्ण युग बन गया। 14 वर्ष की अल्पायु में शोणित कोरी नाटक की रचना करके असमिया साहित्य को ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने समृद्ध किया। देखिए, इनके पूर्वज सुदूर राजस्थान से आए और अपनी कर्म भूमि बनाई उन्होंने असम में, और इतना काम किया ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने असम के लिए, असमिया भाषा के लिए, यहाँ की कल्चर के लिए, यहाँ फिल्मों के निर्माण के लिए, कि इन्हें रूप कुंवर की उपाधि से नवाजा गया, जो उससे पहले भी किसी को नहीं दी गई और उनके बाद भी ये उपाधि आज तक किसी को नहीं दी गई है। रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला, बहुत बड़ा सम्मान है और बेहद प्यार करती है असम की जनता इन्हें। और असम सरकार ने इनकी पुण्यतिथि यानी 17 जनवरी को शिल्पी दिवस के रूप में मान्यता दी है। तो ज्योति प्रसाद अग्रवाला की फिल्म थी इंद्रमालती। इनकी दूसरी फिल्म थी इंद्रमालती, और उसमें 2 गीत गाकर 13 वर्ष की अल्पायु से ही गीतकार और गायक का सफ़र शुरू करने वाले भूपेन हजारिका, प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट, एक्टर, फिल्म मेकर, पॉलिटिकल साइंस के MA, मास कम्युनिकेशन में PhD, और पॉलिटिशियन और एक प्रोफेसर। कितने सारे रूप, यानी विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर भूपेन हजारिका। आपने अपने गीतों के जरिए असमिया संस्कृति को न सिर्फ जन जन तक पहुंचाया, बल्कि विश्व पटल पर भी उसे प्रतिष्ठित किया। व्यक्तित्व और कृतित्व की बात करने से पूर्व आइए भूपेन हजारिका का जीवन परिचय जान लेते हैं। क्षमा कीजिएगा। असम के सदिया कस्बे में पिता नीलकांत और माता शांति प्रिया के घर 8 सितंबर 1926 को भूपेन हजारिका ने जन्म लिया। 10 संतानों में सबसे बड़ी संतान भूपेन हजारिका को संगीत की सीख घुट्टी में मिली थी, क्योंकि इनकी माँ संगीत की बहुत अच्छी जानकार थी। BHU से राजनीति शास्त्र में इन्होंने ग्रेजुएशन किया और 1949 में स्कॉलरशिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चले गए, और यहीं पर इनकी मुलाकात हुई प्रियंवदा पटेल से। ये मुलाकात बाद में बदली प्यार में, और इसकी फिर परिणति हुई विवाह में। इनका एक पुत्र भी है, तेज हजारिका। हालांकि भूपेन दा की शादी
ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकी और बाद का जीवन इन्होंने संगीत की दुनिया को समर्पित कर दिया। भूपेन दा ने अपने जीवन सफर में करीब 1000 गाने गाए हैं और 15 किताबें लिखी है। 5 नवंबर 2011 को मुंबई के धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भूपेन दा ने आखिरी सांसें ली। भूपेन दा को बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया। आइए एक नज़र डाल लेते हैं उन्हें मिलने वाले सम्मानों पर। नमन है आदर भूपेंद्र जी को। अनुजा मैम, भूपेंद्र जी नहीं, भूपेन, BHUPEN, भूपेन हजारिका। श्रीकांत तैलांग सर, नमस्कार। हाँ, तो 1975 में सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रीय फिल्म चमेली मेम साहब के लिए भूपेन हजारिका को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। 1992 में सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। 2009 में अहोम रत्न यानी जेम ऑफ असम, अहोम रत्न और नाटक एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। 2011 में पद्म भूषण, 2011 में ही बांग्लादेश सरकार ने इन्हें मुक्ति योद्धा सम्मान से नवाजा। 2019 में इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया, जो कि मरणोपरांत इन्हें मिला। भूपेन दा के गीत सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनमें माटी की सौंधी महक है, असमी लोक जीवन की सरलता है, संस्कारों का आवाहन है और हर गीत में छिपा होता है एक संदेश। स्वयं ही गीत लिखना, स्वयं ही उसका संगीत बनाना और स्वयं ही उसे गाना बहुत 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 विलक्षण बात है ये। जब वे गाते हैं, एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है हाथों से, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। तो चाय बगान में पत्ती तोड़ने वाली हर नारी मानो नायिका बन जाती है। भूपेन दा ने हिंदी, बांग्ला और असमिया तीनों भाषाओं में गाया है और बहुत वाहवाही बटोरी है। उनका गीत गंगा बहती हो क्यों आज भी हर कोई गुनगुनाता है। असमिया में इस गीत में ब्रह्मपुत्र को संबोधित किया और हिंदी में गंगा को। भूपेन दा ने काफी पहले गाना लिखा था ब्रह्मपुत्र पे, महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलन तीर्थ खत जोग दोरी आहिसी प्रकाखी हमन्नयरार्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र, जिसका मतलब ये था कि ब्रह्मपुत्र जो है वो आदिकाल से सांस्कृतिक समन्वय के लिए बहुत एक सेतु रहा है। ब्रह्मपुत्र के रास्ते बड़ी बड़ी संस्कृतियाँ, सभ्यताएं, बड़े बड़े धर्मगुरु यहाँ पर आए, लेकिन धीरे धीरे जब नैतिक अवमूल्यन हुआ समाज का, तो उनके दिल में एक छटपटाहट आई और उन्होंने ब्रह्मपुत्र को संबोधित करते हुए गीत गाया कि असमिया में गीत इस तरह है। बिस्तीर न पारे अहंच जन रे हाहाकार हुन्यु निहब्दे नीरवे बुढ़ालोय तुम्ही बुढ़ालोयत बुआ कियो। मतलब ब्रह्मपुत्र इतना हाहाकार सुन के भी इतना शांत क्यों बह रहा है। बूढ़ा लोहित यानी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जैसा कि मैंने पहले बताया था नद है, इसलिए इसको बूढ़ा लोहित, लोहित भी कहा जाता है इसे। तो उसी को जब उन्होंने हिंदी और बांग्ला में गाया तो उन्होंने पर्सोनिफाई किया गंगा को, और गंगा हमारी माँ है, हमारी सांस्कृतिक विविधताओं की संवाहक है। लेकिन अभी क्या है, गंगा भी अपवित्र हो रही है और गंगा के किनारे भी बहुत सारे नैतिक अवमूल्यन हो रहे हैं। तो उसी पे उन्होंने जो गाना लिखा है मैं आपको सुनाती हूँ। क्या शानदार शब्द है इस गाने के, ध्यान दीजिएगा।
आदेश जैन साहब, तनवीर सुल्ताना खान, बहुत खूब, बहुत बहुत अभिवादन तनवीर सुल्ताना मैम, आदेश जैन सर। तो हिंदी में इस तरह गीत की विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करी हाहाकार निशब्द सदा, गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार, निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों। व्यक्ति रहे व्यक्ति केंद्रित, सकल समाज व्यक्तित्व रहित, निष्प्राण समाज को छोड़ देना क्यों। काफी लंबा है ये तो अंत में क्या लिखते हैं, गंगा को कहते हैं कि भीष्म रूपी सुत समर जई, जनते नहीं हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। मेरी आवाज़ गाने लायक है नहीं, फिर भी इतना मीठा गीत है कि मैंने इसको गुनगुना लिया। हाँ, तो ऐसा ही एक और गीत है जिसमें वो बड़े सशक्त सवाल उठाते हैं, और वो गीत है मानु और बाबे, जौदी ही औकोनो न बाबे, औकोनो सहानुभूति रे बाबीबो कुननुकुआ खमनिया। मैं आपको इस गीत के बारे में विस्तार से बताने के पहले एक बात बता दूं कि जब वो शिकागो गए थे फेलोशिप पे, तो अमरीकी निग्रो गायक पॉल रॉबसन से इनका संपर्क हुआ और उनकी गायकी का इन पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। उनका एक गीत था ओल्ड रिवर मैन, उसी से प्रभावित होकर 1964 में भूपेंद्र ने गीत लिखा था, ब्रह्मपुत्र को समर्पित किया उन्होंने इस गीत को। और इस गीत में लिखा है, मैं आपको पहले असमिया में पढ़ देती हूँ, फिर इसका पूरा मतलब बताऊंगी कि मानु होक बेची बो खुजी, मानु होक कीनी बो खुजी, पुरानी इतिहास दोहारिले भूल जानू নহবো সমনিয়া, দুর্বল মানুহে যদি জীবনৰ কুৱাল নদীত पार हो तुम्हार हाथोत तुम्ही हेरुआ बानु की। मतलब अगर इंसान की मदद ना करे तो कौन करेगा। इंसान इंसान को बेचे, इंसान को खरीदे, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हम पुराने दासत्व काल में चले जाएंगे जब इंसानों की खरीद फरोख्त होती थी। या फिर दास्ता हम आज़ादी के दौर में है, आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, तो इस दौर में हमें मानवता को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसके बाद लता जी के साथ उनका गाया एक गीत जो रुदाली फिल्म का था, और जो आज भी गंगा पर बहुत सुंदर गीत आपने बहुत ही मधुरता से गाया, शुक्रिया आदेश सर। हाँ, तो एक जो गीत जो हर जन जन की आवाज़ पर आज भी बसा हुआ है, वो इनके असल में असमिया गीत का हिंदी अनुवाद है। दिल हुम करे घबराए, घन घम घम करे लरजाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी आँखियों से बरसाए। जिस तन को छुआ तूने, जिस तन को छुआ तूने, उस तन को छुपाऊं, जिस मन से लागे नैना, वो किसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा, तेरी चांदनी अंग जलाए। जिस तन को छुआ तूने, उस तन को छुपाऊं, जिस मन से लागे नैना, वो किसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा, तेरी चांदनी अंग जलाए, ऊंची तोरी अटारी मैंने पंख लिए कटवाए। विरह का कितना डिसेंट, कितना संवेदनशील चित्रण। और अब देखिए ना, उन्होंने छोटे छोटे पात्रों को जो समाज जिन्हें तवज्जो नहीं देता है, उन्हें अपने गीतों का नायक नायिका बनाया है। अगला गीत है जो डोली उठाने वाले कहार पर उन्होंने लिखा है, डोला डोला
डोला डोला, आंकी बांकी रास्तों पे कांधे लिए जाते हैं राजा महाराजाओं का डोला। देहा जलाए के पसीना बहाए के दौड़ाते हैं डोला। वक्त की पाबंदी है मगर भूपेन दागा तो हर गीत अनूठा है। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों का सुपर हिट संगीत दिया, जिनके नाम है रुदाली, एक पल, प्रतिमूर्ति, दो राहें, स्वीकृति, चिंगारी, मिल गई मंजिल मुझे, सांस, दरमिया, गजकामिनी, दमन, क्यों, आरोप आदि आदि। उन्होंने देश प्रेम को जागृत करने वाले गीत भी लिखे हैं। অগণি যুগৰ ফিৰংগতি মই নতুন অসম গঢ়িম, নতুন অসम गढ़ीम, नतून भारत गढ़ीम। यानी मैं अग्नि युग का बच्चा हूँ, युवा हूँ, मेरे अंदर देशभक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो रही है और मैं एक नया इतिहास लिखूंगा। मैं विश्व विजयी भारत का इतिहास लिखूंगा। भूपेन दा ने अंग्रेजी में भी गाना गाए हैं जो दुनिया को विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं, जब वो कहते हैं We are in the same boat, brother. If you tip one end, you gonna rock the other. We are in the same boat, brother. गुवाहाटी की ऑल इंडिया रेडियो, गुवाहाटी में जो ऑल इंडिया रेडियो आया उसका श्रेय भी भूपेन दा को ही जाता है। वो गुवाहाटी AIR से गाते भी रहे, अपने बंगला और असमिया गीतों को हिंदी में अनुवाद करके भी गाया, स्टेज परफॉर्मेंस भी दी, फिल्मों का संगीत भी दिया। स्वर कोकिला लता दीदी ने उनके आह्वान पर कई असमिया गीत गाए। ये जो भूपेन दा का लार्जर देन लाइफ व्यक्तित्व था ना, उसने बांग्ला, असमिया, हिंदी तीनों फिल्मी जगत पर संगीतमय हुकूमत की। धौला सदिया ब्रिज, जिसका एक छोर अरुणाचल में है और दूसरा असम में, यानी 2 राज्यों को जोड़ने वाला, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर 9.15 किलोमीटर है, उस ब्रिज का नाम भूपेन दा के सम्मान में भूपेन हजारिका सेतु रखा गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लोक कलाकार के लिए भूपेन दा को ऑल इंडिया क्रिटिक एसोसिएशन अवार्ड से नवाजा गया 1979 में, और उनको विश्व रत्न की उपाधि दी। अहम साहित्य सभा ने, असम साहित्य सभा ने इन्हें विश्व रत्न की उपाधि दी। शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी में भूपेन हजारिका संग्रहालय भी बनाया गया है। जिस गीत का मैं कुछ समय पहले मैंने जिक्र किया था, मानू हे मानू और बाबे, उसी गीत को भूपेन दा ने बांग्ला में भी गाया था, मानुष मानुष और जौनो। इस बांग्ला वर्जन को बांग्लादेश में, ध्यान से सुनिएगा, उनके इस बांग्ला वर्जन को बांग्लादेश में राष्ट्रगान के बाद दूसरा सर्वाधिक पसंदीदा गीत चुना गया। डॉक्टर मधुकर राव लारोकर सर, शुक्रिया सर, अभिनंदन का शुक्रिया। हाँ, तो मैं कह रही थी कि बांग्लादेश में उनके मानुष मानुष रिजोनो, इस गीत को राष्ट्रगान के बाद दूसरा सर्वाधिक पसंदीदा गीत चुना गया। तो सहज ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भूपेन दा का व्यक्तित्व किस ऊंचाइयों तक था, क्या लिमिट थी उनके व्यक्तित्व की, बल्कि कहना चाहिए कि उनके व्यक्तित्व की कोई लिमिट थी ही नहीं। हालांकि मैं शख्सियत के बारे में बात करने बैठी हूँ, मगर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों में ढाल पाना आसान काम नहीं है, और कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। 1970 में हिंदी फिल्म निर्मात्री कवित्री हिंदी फिल्म निर्मात्री जो थी ना, कल्पना लाजमी जो थी, उनसे उनका जब परिचय हुआ, उसके बाद से उनकी हर हिंदी फिल्म का संगीत भूपेन दा ने ही दिया, और कल्पना लाजमी ताउम्र उनकी सपोर्टर रही। गांधी टू हिटलर फिल्म में भूपेन दा ने गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन गाया। बड़ा फक्र महसूस होता है कहते हुए कि भूपेन हजारिका दक्षिण एशिया के सबसे सक्षम सांस्कृतिक दूतों में से एक थे। भूपेन हजारिका यानी ऐसा गीतकार, ऐसा गायक जो अपनी जिंदगी में कभी भी
अपनी मिट्टी से जुदा नहीं हुआ। शायद बहुत से लोग जानते भी हों कि भूपेन दा के अंतिम संस्कार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 2 दिनों तक इन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु लोग आते रहे। गुवाहाटी विश्वविद्यालय, जहां उन्होंने कुछ वर्षों तक शिक्षण कार्य किया था, इस विश्वविद्यालय ने उनके अंतिम संस्कार हेतु चंदन का एक पेड़ उपलब्ध कराया। जी हाँ, भूपेन दा का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से किया गया। 5 लाख से ज़्यादा लोग अंतिम समारोह में शामिल हुए और 30 लाख से ज़्यादा, जी हाँ, ये टीवी इंडस्ट्री का सर्वे है कि 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस उनका जो ये समारोह था, इसको घरों में बैठकर टीवी पर देखा। तो संभवतः इसके आजू बाजू था जो जो एक हमारे डांसर हुआ करते थे, जिनका मैं नाम भूल रही हूँ, तो उनके अंतिम संस्कार में इसके आजू बाजू लोग आए थे। लेकिन रिकॉर्ड ये कहता है कि 30 लाख के पार का आंकड़ा था घर में उनके अंतिम संस्कार को टीवी पर देखने वालों का। ऐसा सपूत असम की धरा पर जन्मा, असम की धरा धन्य हो गई। वक्त तो थोड़ा सा है, लेकिन एक बहुत ही प्यारी सी बात आपको बताती हूँ कि जब भूपेन दा की जो नश्वर देह है वो जा रही थी, तो उस पर उनकी जिस ट्रक में उनको ले जाया जा रहा था सजाकर, उसके आगे हुड पर 2 सफ़ेद कबूतर बैठे हुए थे और ये कबूतर शुरू से उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ ही रहे। जबकि थोड़ी सी आहट से पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन इन कबूतरों ने अंतिम यात्रा में हुड पर बैठे बैठे भूपेन दा का साथ दिया। नहीं मालूम इन कबूतरों का रहस्य, लेकिन ये एक विलक्षण घटना है जिसे सब ने, जो वहाँ संस्कार में शामिल हुए, उन्होंने लाइव देखा और जिन्होंने टीवी पर देखा, उन्होंने टीवी पर इस घटना को देखा। भूपेन दा कहीं नहीं गए, वो आज भी जिंदा है हमारे एहसासों में, हमारे जज्बातों में, हमारे सवालों में और हमारे जवाबों में। जॉय आई अहम। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वक्त और इजाज़त नहीं देगा। लेकिन मैं चलने से पहले एक बार फिर से हिंद देश परिवार छत्तीसगढ़ इकाई का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस इतने विशाल, इतने खूबसूरत आयोजन का हिस्सा बनने का सौभाग्य दिया। रंजना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, शुभ रात्रि।